गुड इवनिंग और सभी लोगों को सादर नमस्कार। आज 26 नवंबर 2020 और हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हमारा जो भारत का जो संविधान है, जो संपूर्ण विश्व में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान माना जाता है, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट माना जाता है, जिसकी बदौलत हम भारत के सिटीजन्स है, भारत के नागरिक है और हमारे देश के सारे जो नागरिक है उन लोगों को भारत के संविधान की बदौलत उनका सामाजिक न्याय, उनका आर्थिक न्याय, उनका राजनीतिक न्याय, समानता का अधिकार जो है भारतीय संविधान के बदौलत हम लोगों को प्राप्त हो हुआ है। भारतीय संविधान जिसको बनाने के लिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जिन्हें बहुत मेहनत ली, उन्होंने मतलब अ, उनका जो एक बैकग्राउंड था, वो एक बैकग्राउंड खुद भारत के अनटचेबल फैमिली से बिलॉन्ग करता था और ही वाज़ अ सफरर पर्सन जिन्होंने भारत की जो जाति व्यवस्था जो है, तो उसको सहन किया था और उनके ऊपर, उनके कंधों के ऊपर एक बहुत बड़ा दायित्व आया भारत का संविधान बनाने का और बाबा साहब आम्बेडकर ने अपनी पूरी जो विद्वत्ता जो थी, उनके उनकी जो पूरी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी थी, उनका जो पूरा पोटेंशियल था, उस पोटेंशियल को यूज़ करके और बहुत ही कड़ी मेहनत से इस देश का संविधान रचा है। ही इज़ द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन and we all citizens of India, so we are enjoying all the benefits out of that only, okay, that very document. So हमें सर्वप्रथम तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का तहे दिल से मतलब शुक्रगुजार होना चाहिए कि उनकी वजह से, उनकी बदौलत आज इस देश का हर वो व्यक्ति है, हर वो नागरिक है, हर वो पुरुष है, स्त्री है, एलजीबीटी जैसी जो कम्युनिटीज़ है, उनको भी अपना सेल्फ रिस्पेक्ट और उनको भी अपना जो अभिमान और स्वाभिमान जो है, वो मिल रहा है। जो भी कोई भी महिला है, पुरुष है और विभिन्न सेक्शन के जो लोग हैं, वो इस भारत के संविधान की वजह से आज अच्छे पोज़ीशंस पे पहुँच रहे हैं और एक स्वाभिमान का जो लाइफ़ जो है, वो जी रहे हैं। तो मैं मंगेश ज्ञानेश्वर बोरकर, संचालक डायरेक्टर संबोधि आईएएस अकेडमी, मुंबई, ठाणे, आप लोगों का फिर से यहाँ पे स्वागत करता हूँ। सभी को आज के संविधान दिन की मैं शुभकामनाएँ देता हूँ और मैं अपेक्षा करता हूँ कि हम लोगों ने यह जो पहल की है, हम लोग मतलब संबोधि आईएएस अकेडमी गत 15 वर्षों से इस देश के लिए जो एक जिन्हें हम कह सकते हैं कि एथिकल ब्यूरोक्रेट्स, मॉरल वैल्यूज़ जिनकी अच्छी है, ऐसे एथिकल ब्यूरोक्रेट्स बनाने का काम कर रही है 15 साल से। मैं खुद यूपीएससी सिविल सर्विसेज की मेंस दे चुका हूँ। कालीचरण खरतड़े जो आज के यहाँ पे एक चीफ स्पीकर है, वो मेरे बैचमेट रह चुके हैं। उनके पहले मैं 2005 में यूपीएससी सेंट्रल पुलिस फोर्सेस के इंटरव्यू को था, असिस्टेंट कमांडेंट के इसके लिए और एक विज़न रख के, एक सोशल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन का विज़न रख के मैंने ये संबोधि आईएएस अकेडमी स्टार्ट की थी, जिसके माध्यम से आज मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में आईएएस, आईपीएस बन के इस देश को अच्छी सेवा दे रही है दे रहे हैं और उनके दिल में और दिमाग में कॉन्स्टिट्यूशन स्पिरिट है, एक नैतिकता है और ऐसे ही नैतिक ऑफिसर्स और कॉन्स्टिट्यूशन स्पिरिट वाले ऑफिसर्स बनाना, यही संबोधि आईएएस अकेडमी का उद्देश्य है। उसी को नज़र में रखते हुए ऐसे जो सोशल इकोनॉमिक एजुकेशनल ट्रांसफॉर्मेशन के जो प्रोग्राम्स हैं, हम लोग लेते रहते हैं। कोरोना पैंडेमिक में हमें यह सुविधा प्राप्त हुई है कि हम लोग ज़ूम के माध्यम से ऐसे सेशंस ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसके पहले भी हमारे काफ़ी सारे सेशंस, हमारे काफ़ी सारे जो बैचमेट्स थे, जूनियर्स थे, मेरे जो स्टूडेंट हैं, जो आज भारत की ब्यूरोक्रेसी में, स्टेट की ब्यूरोक्रेसी में, पब्लिक सेक्टर में अच्छे-अच्छे पोज़ीशंस पे है, उनके स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली सेशंस हो चुके हैं। और ये जो स्पेसिफिक हमारा 8 दिन का जो सेशन है, यह स्पेसिफिकली भारत के संविधान का जो इम्प्लीमेंटेशन और एप्लीकेशन जो है, उसके लिए रहेगा। तो विदाउट टेकिंग मच टाइम मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा
सबका पहले मैं स्वागत करता हूँ। इतनी लंबी बात के बाद सबका मैं आप स्वागत करता हूँ। और यहाँ पे हम लोग पहले संविधान का भारत के संविधान की जो प्रियम्बल है, जो प्रारूप है, सरनामा जिसे कहते हैं, उसका मैं यहाँ पे मतलब उसको मैं पहले बोलूँगा और उसके बाद उसको दोहराना है। हम इस प्रारूप का जो ये है पठन जो है वो हिंदी में करेंगे। तो मैं ये करूँगा, उसको आपको दोहराना है और इस समय के लिए, केवल इस समय के लिए आप लोगों को आपके माइक जो है वो ऑन करने हैं। आपके माइक ऑन करने हैं और हो सके तो जैसे हम जैसे संविधान के प्रारूप का हम पठन कर रहे हैं, उसको रिसाइट कर रहे हैं, तो हम लोगों ने खड़े होना चाहिए सब लोगों ने। और जैसे हम शपथ लेते हैं तो उस तरीके से उस पोजीशन में आप लोग अगर खड़े होके इस चीज़ को दोहराएँगे मेरे साथ, so that would be a respect and honor towards our constitution and preamble of India. तो मैं अभी आपके सामने ये शेयर करता हूँ और हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जैसे ये हो जाएगा तो उसके बाद मेरे जो मित्र है कालीचरण खरतड़े, वो फिर अपनी बात भारतीय संविधान के बारे में जो अपनी बात जो है वो कहेंगे। सो हाँ, तो अभी ये भारत का संविधान आप सभी लोगों को दिख रहा है? जी सर, दिख रहा है। हाँ, जी इसी सर, को दिख देखते रहा है। हुए, हाँ, भारत के संविधान को देखते हुए और स्टैंडिंग पोजीशन में अगर आप खड़े होते हो तो बहुत अच्छी बात रहेंगी। और घर में जितने भी आपके लोग होंगे, बाकी घर में, क्योंकि हमारी ये अपेक्षा है कि ये जो सीरीज है लेक्चर्स की, ये केवल मनोरंजन के लिए हमने आयोजित नहीं की है। तो इसका एक उद्देश्य है कि भारत के लोगों को, भारतीय लोगों को कम से कम इसका एक इम्पोर्टेंस पता होना चाहिए। तो बाकी घर में भी जो लोग होंगे कि उनको भी आप बताइए और उनको भी ये कम से कम भारत के संविधान की जो उद्देशिका है वो कहने के लिए उनको कहिए आप। तो मैं शुरू करता हूँ। भारत का संविधान। हम भारत के लोग हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संपन्न प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा अपने समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता निश्चित करने वाली बंधुता के लिए दृढ़ संकल्प होकर हमारी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 के दिन 20 नवंबर 1949 द्वारा इस संविधान को अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। जय भारत, जय संविधान। जय संविधान। धन्यवाद। तो ये हमारा जो एक जैसे काफी सारी हमारी परंपराएं होती है और काफी लोग, हमारा देश वैसे काफी परंपराएं सेलिब्रेट करने वाला देश है। तो ये भारत के सिटीजन्स के लिए है, भारत के नागरिकों के लिए है।
और ये जो है मतलब आज सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर के हिसाब से जैसे महाराष्ट्र में स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने काफी पहले ही संविधान दिन मनाना शुरू किया था, लेकिन उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से ये जो दिन है ऑफिशियली अभी सेलिब्रेट होता है। मुझे भी काफी जगहों पे पब्लिक सेक्टर कंपनीज या फिर गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस या गवर्नमेंट के काफी सारे जो इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पे एज अ गेस्ट मैं जाता हूँ। तो क्या होता है कि 2 घंटे का 1 घंटे का स्पीच लोग सुनते हैं या फिर ये एक जैसे परंपराएं होती है उसके तौर पे हम लोग इसको जस्ट सेलिब्रेट करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि केवल इस ये चीज भी मतलब संविधान दिन मनाना ये केवल परंपरा ना रहे, क्योंकि हमारे देश में जो संपूर्ण हमारे जो नागरिक है, इस देश के जो नागरिक है, उनको उनके जो सामाजिक अधिकार और सारे जो अधिकार हैं उनको मिलना बहुत ज़रूरी है। भारतीय संविधान में जो कहा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलमन रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और फिर हमने जो जस्टिस की बात की, जस्टिस में सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस की जो हमने बात की उसमें, तो ये सारा का सारा जस्टिस फिर यूनिटी इंटीग्रिटी यह इस देश के आम लोगों को, हर उस तबके को, हर स्त्री को, पुरुष को और जो अदर कम्युनिटी जो है उनको मिलना बहुत आवश्यक है। तो इसको हम केवल परंपरा ना बनाएं। जो लोग शिक्षित है, जो जागरूक है, उन लोगों ने इसकी जो वैल्यू सिस्टम जो है, मॉरलिटी जो है उसको लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। काफी बार ये होता है कि हम लोग गवर्नमेंट से अपेक्षा करते हैं कि सारा कुछ गवर्नमेंट नहीं करना चाहिए, बट जब तक हमारे देश में लोगों का एक प्रेशर ग्रुप जिसे कहते हैं वो प्रेशर ग्रुप जब तक तैयार नहीं होगा नॉलेज के माध्यम से, भारतीय संविधान के इस वैल्यू सिस्टम के माध्यम से, जब तक हमारे देश के लोग तैयार नहीं होंगे, उसको जब तक पढ़ेंगे नहीं, तब तक जो एक पॉलिटिकल विल या फिर ब्यूरोक्रेटिक विल एक जो बात होती है जिसके माध्यम से संपूर्ण सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की चीज होती है, वो नहीं हो पाती। तो इसीलिए हम लोगों ने अभी ये पढ़ तो लिया है, लेकिन इसे समझकर हमारे व्यवहारिक जीवन में इसका अमल करना बहुत जरूरी है। मैं अभी कल मेरा सेशन प्रॉपरली फंडामेंटल राइट, मूलभूत अधिकार और भारतीय संविधान के जो कुछ इम्पोर्टेंट पहलू है उसके ऊपर होने वाला है। तो मैं आज मेरे जो 2 शब्द है यहीं पे मैं कंक्लूड करता हूँ और मैं मेरे जो मित्र हैं कालीचरण खरतड़े, यस, हाँ कालीचरण खरतड़े, उनको मैं जस्ट, हाँ ओके ऑन योर वीडियो, हाँ यस। सो मैं इसके बाद मेरे Am I मित्र है visible now, कालीचरण, Bani? हाँ यस यस कालीचरण, यू आर विजिबल। सो कालीचरण खरतड़े जो है नांदेड़ से है बेसिकली। इन्होंने बेसिकली जो इनका जो एजुकेशन है रूरल एरिया से एजुकेशन है, एमए, बीए और एमए इन्होंने किया है मराठी लिटरेचर से। 2007-8 के बैच के वो आईआरएस ऑफिसर हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में, कस्टम्स में थे वो। डिप्टी कमिश्नर के लेवल पे जब वो थे, जब उनका प्रमोशन ड्यू था, तो उसी समय 2012 की बैच में उनका सिलेक्शन आईएएस के लिए हुआ। एंड प्रेजेंटली ही इज सर्विंग टू द बायोडाइवर्सिटी डिपार्टमेंट, राइट? बायोडाइवर्सिटी इज ना कालीचरण? Yes. Yes. So he is serving to Yes, the Bani. biodiversity department of Telangana government. He is a very nice officer and he is very active enough. वो उनके मतलब उनके एडमिनिस्ट्रेशन में वो बहुत अच्छा काम, जो एक संवैधानिक अधिकारी की जो हम बात करते हैं, तो उस तरह से उनका जो काम है वो उनके एडमिनिस्ट्रेशन में है। तो मैं कालीचरण खरतड़े से मतलब गुजारिश करूंगा कि आज का जो सेशन है, मतलब यहाँ पे एक्सपेक्टेड ये है कि भारतीय संविधान का जो एप्लीकेशन है टोटल ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में लोगों को न्याय दिलाने के लिए वेलफेयर स्टेट की जो संकल्पना है उसको अमल में लाने के लिए भारतीय संविधान जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो वो गवर्नेंस में किस तरह से लागू होता है, कहाँ कहाँ पे मतलब ओवरऑल गवर्नमेंट जो चलती है वो कॉन्स्टिट्यूशन भी ही चलती है। तो हम एक यंग आईएएस ऑफिसर से, यंग और डायनेमिक रादर
ऑफिसर से हम आज सुनेंगे कि भारतीय संविधान का महत्व संपूर्ण इस गवर्नेंस में किस तरह से है, और वो अपने शब्दों में इस चीज को आज हमारे सामने कथन करेंगे। सो प्लीज, यस, ओवर टू यू। Thank you, Mangesh ji. I'm really pleased and really honored to be here today on the occasion of Constitution Day of India, and we all are celebrating here through a webinar organized by Sambodhi Academy, Thane. So I'm really pleased, and I welcome you all, and I wish you everyone a very happy Constitution Day. Thank you. Thank you once again, Mangesh ji, for inviting me and giving me opportunity to share my little knowledge and experience with all the people who have joined across the country, and we are celebrating through online mode due to this COVID-19 pandemic. It's really a very pleasing moment. Thanks for that. So friends, let us start. My topic is basically the implementation or the principles of constitutional regime which is applied in governance, overall governance, how they are implemented, how they are governed basically, and how our overall governance is guided by the spirit of constitution, which is very, very fundamental, I guess, because every nominated, elected or selected authority, which for example, I am selected authority, I am not elected, because we are part of a bureaucracy of India. So basically we are selected through a proper procedure, through a proper body, which is also a constitutional body, I must say. That is UPSC. We all know Indian Public Service Commission is a constitutional body, right? So we all officers, Government of India officers, my service is IAS, so I belongs to All India Service Officer allotted to Telangana cadre. Okay, so I became a selected authority to implement the constitutional ethos, constitutional policy within my jurisdiction, which is I am working right now. And then there are some elected representatives. As we all know, there are two houses of parliament called as Lok Sabha and Rajya Sabha, and MPs, member of parliament, they are basically elected through a representative franchisee, adult franchisee, as we all know, elections, and that's why they are called as elected representatives. Likewise, in states also, there are MLAs and MLC, right? In the both houses of legislature, wherever it is. Otherwise, some states, they only have legislative assembly, not council. So that way, MLCs are also elected. And third one is that nominated. There are some members, both, at state level also, as well as at the national level also, that is in parliament, as well as in state assemblies, and even in services. Okay, they hold some constitutional bodies where they are actually nominated by government of India either, or government of state government, whatever state government is there. So those, they form the nominated members who also hold some authority to implement the ethos of constitution. So basically these people who are called as so-called, I will say steel frame of country bureaucracy, plus our representatives of parliament and state assembly and nominated members, they all hold the responsibility to implement the constitutional policy, in short. Okay, so what is constitutional policy? What is constitution? Why we are actually, why there is a lot of buzz regarding constitution? Why we need to read that? Why need to understand what is constitution basically? है ना? So all these questions are there. ये बहुत सारे सवाल हमारे मन में उठ रहेंगे, तो इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे बेसिकली। तो मित्रों, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन केवल एक it is not mere a lawyer's document. Okay, I mean, some people may find it very, very complicated, very, very difficult, very, very what do you say, the terminology used in constitution might
not be understandable at the layman's level. मतलब कॉमन आदमी के लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, I agree that. But हमको ये समझना होगा, because what we are living in the state which is governed by the very basic principles of constitution. So हमको अगर इस देश में अच्छे से रहना है, बेहतर नागरिक बनना है और इस देश के विकास का हिस्सेदार बनना है, पार्टनर बनना है ना, तो हमको इस देश के बेसिक प्रिंसिपल्स को समझना होगा। जो प्रिंसिपल्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न होते हैं, ये हमारे संविधान से गवर्न होते हैं। तो संविधान को समझना एक बहुत ही बेसिक, बहुत ही मूलभूत चीज है संविधान। हेलो, आवाज नहीं है? हेलो आवाज नहीं येते. हेलो हेलो, there must be some network issue or so. हेलो हेलो. it must be, there must be some network problem. हाँ हाँ क्या अभी मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? हाँ हाँ आ रही है. Yes, Yes, sir. Thank you. Sorry for interruption. Sorry for the network issue. I think there is some network issue. yes. So what I was telling is, see, I mean, the state in which we are living, it's very important to understand. देखो हमको ना बेसिक चीजों से ही शुरू करना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा बड़ी चीजें करने की जरूरत नहीं है। अगर हम बेसिक समझ ले तो बहुत ज्यादा बड़ी बात होगी, और बेसिक समझेंगे तो हम इस भूमि के लॉ को, कायदे को समझ पाएंगे अच्छे से, और एक अच्छा बेहतर नागरिक बनने की कोशिश हम बिल्कुल कर सकते हैं। और बेहतर नागरिक बनने की कोशिश में संविधान को समझना एक बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण, एक मैं मानूंगा कि एक पहल होगी, एक कदम होगा। और इसी से हम लोग आज का जो संविधान दिवस है 26 नवंबर का, वो जब 2015 में जब दोनों पार्लियामेंट के दोनों सदनों ने ये तय किया, बहुत सारे डिबेट्स हुए, आई थिंक वो साल बाबा साहेब अम्बेडकर की 125वीं सालगिरह का साल था। It was 125th birth anniversary of Dr. Baba Saheb Ambedkar, and both the houses of parliament, I mean Lok Sabha and Rajya Sabha, they deliberated, took long sittings, and they discussed various issues and all the, I mean, complete formation of Constitution of India proceedings, and they discussed, and then after that discussion only, I request some member, they should actually mute their voices. Please mute. खरतड़े सर के अलावा जो भी लोग हैं वो माइक म्यूट रखे। रियलियम 3 प्रो जो है, आप माइक म्यूट करें। हाँ, I will take care of that. You just continue. I will take care of that. Thank you for that. हाँ. Yeah. So 2015 में जैसा I was telling, both the houses of parliament, they sit and they deliberately they discussed the entire procedure of formation of constitution during the Constituent Assembly, which was formed in 1946. So they took long efforts, and after that discussion, it was decided that hence onwards we will celebrate 26th November as a National Constitution Day. So I think it was since 2015 onwards we are celebrating, and it's a very, very good move took by Government of India. And through, I mean, this day, this is the day when we should make aware each other, है ना? जैसे कि मंगेश जी ने बहुत ही सराहनीय काम किया, इसलिए मैं उनका बहुत उनको शुभकामनाएं देना चाहूंगा, उनका मतलब अनुमोदन करना चाहूंगा, और उनको बहुत बहुत ढेर सारी कांग्रेचुलेशन करना चाहूंगा, क्योंकि ये एक बहुत जरूरी, देखो आज जितने भी पार्टिसिपेंट्स, लेट मी सी,
there are 48 participants I can see. तो ये 48 लोग जो आज संविधान को समझेंगे, उसके महत्व को समझेंगे, तो ये बहुत ही बेहतर नागरिक बनेंगे फ्यूचर में, और ये बाकी के नागरिकों से बेहतर होंगे और वो अपने हक को और अपने कर्तव्य को भी भली भांति जानेंगे और एक अच्छा पार्टनर बनेंगे विकास की जो भी पूरी प्रोसेस है उसमें। तो ये करना मेरे दोस्तों ये बहुत जरूरी है। तो दिस इज ऑलमोस्ट लाइक अ नेशनल ड्यूटी। ओके, व्हाट यू कॉल नो नेशनल ड्यूटी। ऑफन ऐसा नहीं होता कि बंदूक ले ली और बॉर्डर पे चले गए और फाइट किया दुश्मनों से। नो, हम लोग यहाँ पे घर में बैठ के भी हम अपना एक नेशनल ड्यूटी जो है अदा कर सकते हैं। हमारा एक नागरिक के लिए जो भी कर्तव्य बना है, कर्तव्य हम लोग डेफिनेटली कर सकते हैं। और आई थिंक आज का ये प्रोग्राम अटेंड करना एक तरह से नेशनल ड्यूटी ही करने से कम नहीं है, बिल्कुल भी ऐसे मैं मानता हूँ। तो दोस्तों, ये जो 2015 के बाद हमने नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल डे मनाना शुरू किया, तो इससे क्या हुआ कि इससे अवेयरनेस बढ़ा। इट क्रिएटेड लॉट ऑफ अवेयरनेस amongst the youngsters, among the students, amongst the various stakeholders of democratic setup. Like I told you that the bureaucrats, then representatives, not only at the state and central level, but also at local body level. Because we have, after this 97-98 amendment, we have this what do you say, local body in place. Like we have these municipalities, we have corporations, then we have gram panchayat, we have mandal praja parishad, like block offices we have. So those representatives also, those officers also, they are also equal stakeholders, and they need to be acquainted with the ethos and policies of constitution. This is very important, because ultimately at ground level they are going to implement, isn't it? They are going to implement. Your Talati is going to implement, your Patwari is going to implement, your Sarpanch is going to implement, your Sabhapati or your chairman of the local body is going to implement the various policies enshrined in the constitution by the constitutional makers. Okay, so that will be a great change maker. That will be a great change maker. So until and unless we make them aware what are the all constitutional policies, constitutional ethos, so we won't be able to make our country a real democratic country, a real republic, a real secular country, a real socialist country, a real democratic country. And we won't be able to deliver the justice, the equality and fraternity, all these principles which have been enshrined in the, as Mangesh was telling, and we all have recited just a while ago, the what do you say, preamble of the constitution. Okay, so preamble is basically what do you say, it is like a philosophical backdrop of constitution, you can say. It is entire philosophy of the constitution you can feel in the preamble itself. So preamble was time and again was deciphered, was analyzed, was criticized even by the Supreme Court of India, by various courts of India, by high courts, and various writ petitions were filed regarding a preamble and the meaning, to decipher and to analyze the meaning of preamble. Okay, तो हम लोग ये सब जानते हैं कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी इस preamble को लेकर बहुत सारी रिट पिटिशंस दाखिल हुई, और उस पर भारत के नागरिक के हक को लेकर, भारत के नागरिक के कर्तव्यों को लेकर, और इन सारी चीजों को मिलाकर भारत के संविधान को और इंटैक्ट बनाने के लिए काफी सारी बहस हुई और काफी सारे जजमेंट आए जो बहुत ज्यादा माइलस्टोन साबित हुए। फॉर एग्जांपल, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक चीज आई है ना, आई थिंक इट केम इन 1983 और समथिंग, आई फॉरगॉट द डेट। 73 yes, 73 केशवानंद भारती, yes. So basic framework of constitution, ये बहुत बड़ी चीज जो है, ये इसी तरह से किसी ने रिट पिटिशन, जब केशवानंद भारती जी ने वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो रिट पिटिशन दाखिल हुआ, और उसके चलते जो है बेसिक फ्रेमवर्क, मतलब संविधान का मूलभूत ढांचा, इसको लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन ही बना दी और बोल दिया कि इसको भाई आप चेंज नहीं कर सकते, मतलब यू कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एन नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, क्योंकि कोई भी चीज जब तक बदली नहीं जाती तब तक वो नई नहीं रह सकती। बिकॉज सी, बुद्धा आल्सो टोल्ड व्हाट, चेंज इज द ओनली परमानेंट थिंग, है ना। मतलब
अनित्य, सब कुछ अनित्य, सब कुछ बदलता है और बदलता ही रहना चाहिए। मान लो कि कोई पानी है और एक जगह पे ठहरा हुआ है, तो क्या होगा, कुछ दिनों के बाद वो पानी खराब हो जाएगा, है ना। अब आपने नदी का पानी देखा होगा, किसी झरने का पानी देखा होगा, वो पानी जब चलता रहता है, बहता रहता है, तो पानी क्या होता है, अपने आप शुद्ध, उसका शुद्धता जो है बनी रहती है। तो इसी तरह हमारे संविधान के लिए भी ये बात बिल्कुल ठीक से सटीक से लागू होती है। तो इसीलिए बाबा साहब ने और बाकी के जो भी फ्रेमवर्क मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे, उन सभी ने यही बोला कि भाई अमेंडमेंट तो बिल्कुल होनी चाहिए उसमें, क्योंकि समय की मांगे और समय की डिमांड्स अलग अलग होती है। मतलब 1949 में जो भारत था, आज 2020 में भारत अलग है, हमारे चैलेंजेस अलग है, हमारी स्ट्रेंथ अलग है ना। हमारी स्ट्रेंथ बदल गई, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ गई, और कुछ मायने में हमारी स्ट्रेंथ हम बोलेंगे घट गई, है ना। फॉर एग्जाम्पल, उस टाइम पॉपुलेशन बहुत कम था, आज पॉपुलेशन ज्यादा है। तो पॉपुलेशन उस टाइम इतनी बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन आज वो समस्या है हमारे लिए। और उसके साथ साथ जो है बाकी की चीजों में हमने काफी प्रगति की है, हम काफी आगे आए हैं विकास की ओर, हमने बहुत बड़े बड़े कदम जो है हमने डाले हैं। लेकिन बेसिक बात वही है कि भाई समय के उपरांत जो है आपके चैलेंजेस और आपकी स्ट्रेंथ जो है आपका बदलता रहता है। इसलिए स्वॉट एनालिसिस जो है ना, SWOT है ना, स्ट्रेंथ वीकनेसेस अपॉर्चुनिटी एंड जो ट्रेड्स जो है, उसका जो है हमको एनालिसिस हमेशा करते रहना चाहिए। तो इसीलिए जो है केशवानंद भारती केस में जो है वो बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाला कंसेप्ट आया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला कि भाई आप कॉन्स्टिट्यूशन को बेशक बदले, जितना आप चाहे बदले, लेकिन बेसिक फ्रेमवर्क आप जो है उसकी बदल नहीं देते। ये मूलभूत ढांचा क्या है, ये मूलभूत ढांचा, ये मूलभूत ढांचा वही है जो हमारे मोर और लेस, जो हमारे प्रीएम्बल में अभी हमने थोड़ी देर पहले हमने रिसाइट किया। तो वही मूलभूत ढांचा जो है दोस्तों, ये हमारा गाइडिंग फोर्स है, हमारा गाइडिंग लाइट है। मतलब हम सारे अधिकारी, हम सारे जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स है, और जो भी गवर्नमेंट में हिस्सेदारी रखता है, इवन पीपल, है ना, आम आदमी, सिविल सोसाइटी है कि नहीं, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, हम जो इसकी बातें करते हैं हमेशा, वो भी, उनके लिए भी जो है ये गाइडिंग लाइट है, गाइडिंग फोर्स है, और हमेशा रहेगा। तो इसीलिए हमको, हम लोग पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर बात नहीं कर पाए, क्योंकि आज के दिन मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल होगा, लेकिन मंगेश जी ने जैसे कि ये 8 दिन का, इसीलिए हमने ये प्रोग्राम आई थिंक अरेंज किया है, ताकि संविधान के हर पहलू को हम एटलीस्ट टच कर सके, समझने की कोशिश कर सके, और जितने भी संविधान में पहलू है, जितने भी उनकी चीजें हैं, उस पर डेलिब्रेशन हो, उस पर डिस्कशन हो, और आम लोग उसको समझे, यहाँ पे जो स्टेक होल्डर्स है वो समझे, और जितने भी हमारे यंगस्टर्स है, जितने भी हमारे नागरिक है, वो इसको भली भांति समझे। ओके, तो आज के दिन मैं यही कोशिश करूंगा कि हम एटलीस्ट अगर बेसिक प्रिंसिपल भी, हमारे बेसिक फ्रेमवर्क भी आज हम समझ ले, तो भी आई थिंक वो बहुत बड़ा एक हमारा अचीवमेंट होगा आज के सेशन के लिए, आई थिंक। सो लेट अस स्टार्ट फ्रेंड्स। सो सी व्हाट वी हैव mentioned in our basic structure of constitution, that is preamble, nothing but preamble. So there are some terms, okay, there are some terms that I will again repeat for the sake of clarification or discussion. So what is that? It is that, I mean, it is said that we the people of India, है ना, हम भारत के लोग, it's very beautiful, I mean it is nowhere else in the world, this is very unique, this is very innovative, this is very basic also, है ना। ये बहुत मूलभूत है, बहुत नया है, और बहुत ही मतलब ज्यादा अद्भुत है ये चीज, है ना। हम भारत के लोग, मतलब इसमें सारी चीजें आ गई, मतलब इससे ज्यादा अच्छी शुरुआत किसी भी संविधान की हो सकती है क्या? तो आई थिंक नो, दिस इज द बेस्ट पॉसिबल स्टार्ट वी कैन हैव फॉर द बेसिक लीगल डॉक्यूमेंट कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। इसीलिए बहुत सारे लोगों ने, भारत के नहीं पूरे देश के, दुनिया के लोगों ने, स्कॉलर्स ने, और आज भी वो उसकी तारीफ करते हैं, तारीफ करते थकते नहीं है। क्यों नहीं थकते? क्योंकि वो उसमें इतनी सारी अच्छी मानवीय, ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट्स को टच किया है हमारे संविधानकर्ताओं ने, कि उसको देखते ही बात बनती है, उसको बहुत खुशी होती है उन लोगों को, अरे यार कितना मानवीय है ये डॉक्यूमेंट, ये दस्तावेज जो है, ये केवल मतलब बहुत क्लिष्ट, वरना आप देखो कि लीगल डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा क्लिष्ट होते हैं, दे आर वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, मतलब इतने रसहीन होते हैं, इतने बोरिंग होते हैं, आपकी भाषा में बोलना चाहे तो हम बोलेंगे कि बोरिंग होते हैं। बट कॉन्स्टिट्यूशन इसके लिए अपवाद है, इसके लिए इट इज एक्सक्लूशन। व्हाई? बिकॉज it is wonderfully designed by the constitutional framers,
in such a way that it has an essence of a humanitarian touch in it. It's very, very basic peculiarity, I would say, or salient feature of Constitution, that it from start to and beginning to end it always speaks about the humans, it speaks about the people, है ना। तो मैं ये कहूंगा कि भारत के संविधान में अगर सेंटर में कोई चीज है तो वो है पीपल, लोग, यहाँ के लोग, है ना। फिर वो लोग कौन है? यहाँ के लोग जो है केवल अमीर लोग नहीं है, केवल अंबानी अदानी नहीं है यहाँ पे, या केवल यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, मिनिस्टर्स यही नहीं है, राज्यपाल या चीफ मिनिस्टर या IAS IPS ऑफिसर यही लोग नहीं है। यहाँ पे लोग हैं, यहाँ के भूखे नंगे लोग हैं, यहाँ के आदिवासी हैं, यहाँ के शेड्यूल कास्ट है, यहाँ के शेड्यूल ट्राइब्स है, यहाँ की OBC लोग हैं, यहाँ की महिलाएं हैं, यहाँ के माइनॉरिटीज है, यहाँ के जो कगार पे जो लोग हैं, जो विकास की कगार पे खड़े हैं, जिनको सालों से, जिनको सदियों से मैं कहूँगा कि इनको इस विकास की धारा में बहने नहीं दिया गया या फिर शामिल नहीं होने दिया गया, ऐसे सारे लोग जो है यहाँ के जो भी बोलते कि मैं भारतवासी हूँ, वो सारे लोग जो है, और यहाँ पे जितने भी लोग माइग्रेंट है, जितने भी लोग दूर दूर से आए हैं, सालों पहले यहाँ पे बस गए हैं और जिन्होंने कहा कि ये धरती मेरी धरती है, इन सभी का भारत ने हमेशा से स्वागत किया है। और इन्हीं सब लोगों से ये भारत जो है बनता है ना। तो भारत केवल पहाड़ों से, नदियों से, झरनों से या फिर खूबसूरत वादियों से नहीं बनता, बनता है लोगों से। तो ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं कहता हूँ, और मैं जब देखता हूँ तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की खासियत ये है कि यहाँ पे सेंटर में जो है वो लोग है, लोग, कोई बड़ी हस्ती नहीं है। तो लोग क्या है? दे आर बेसिक पीपल, आई मीन पीपल लाइक यू एंड मी, आप और हम लोग हैं, है ना। लोग मतलब कौन होता है? लोग मतलब आप और हम। आप और हम जो है इस संविधान की सेंटर में है, दे आर एट द सेंटर स्टेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो एंटायर फोकस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसीज आर एट द पीपल इटसेल्फ, नोबडी एल्स। पीपल को लेकर, लोगों को लेकर ही संविधान में बहुत सारी जो प्रावधान हम देखते हैं कि यहाँ पे फिर बेसिक फंडामेंटल राइट्स हो, फंडामेंटल ड्यूटीज हो, या फिर जस्टिस की बात हो, फ्रेटर्निटी की बात हो, है ना, या फिर इक्वालिटी की बात हो, या फिर हमारे सॉवरेनिटी की बात हो, सेक्युलरिटी की बात हो, सॉवरेन सोशलिस्ट होने की बात हो, है ना, डेमोक्रेटिक होने की बात हो। ये सारी बातें जो है ये पीपल को, यहाँ के लोगों को लेकर जो है संविधान कर्ताओं ने बनाई है। ओके, तो फ्रेंड्स ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये संविधान यूनिक है, ये संविधान सबसे अलग है, ये सबसे हटके है, ये सबसे मानवतावादी संविधान है, ऐसा मैं कहूँगा यहाँ पर। ओके, तो दिस इज द बेस्ट थिंग दैट वी हैव। और जैसे हमारे सबके घर में, किसी के घर में त्रिपिटका होंगे, किसी के घर में जो है गुरु ग्रंथ साहिब होगा, किसी के घर में कुरान होगा, किसी के घर में गीता होगी, उसी सभी के घर में, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपात नहीं, कोई आशंका नहीं है, अच्छी बात है। बट उसके साथ साथ आपके घर में कॉन्स्टिट्यूशन की एक प्रत, एक किताब जरूर 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 होनी चाहिए। ओके, और यही हमारा कर्तव्य है। मतलब एक नागरिक के तहत अगर हम सोचे, देखो बाबा साहब ने भी कहा था कि मैं कुछ भी हूं लेकिन सबसे पहले मैं भारतीय हूं, दैट्स इट, खत्म, सिंपल और सटीक। क्या कहा उन्होंने? मैं कोई भी होगा लेकिन सबसे पहले जब बात आएगी कि भाई आप हो कौन, हु आर यू, देन आई विल से दैट आई एम इंडियन, बाबा साहब ने कहा है ना। और वो हम सबको वही मतलब सोच रखनी चाहिए, वही उनके आदर्श हमारे सामने रखने चाहिए। अगर हम वो नहीं रखते तो फिर ये डे सेलिब्रेट करने से क्या मतलब, बताइए आप, है ना। अब आप यहाँ पे 1 घंटा खराब करेंगे, मैं भी यहाँ पे 1 घंटा खराब करूंगा, मंगेश जी इतना सारा एफर्ट ले रहे, वो भी खराब जाएगा। अनटिल अनलेस हम लोग इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते तो केवल सुनने से अच्छा लग रहा है, सुन लेंगे, इससे कुछ भी नहीं होगा जब तक हम इस पे एक्ट नहीं करते। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक चीज क्या है, ये पढ़ने की बात नहीं, ये एक्ट करने की बात है। हम लोग क्या करते हैं? As an IAS officer, what I do? I act on the constitutional provisions, है कि नहीं। जब मैं, मेरे सामने कोई बहुत अमीर आदमी आता है, कोई भूखा नंगा है, कोई किसान आता है, मजदूर आता है, तो मैं दोनों को इक्वालिटी की नजर से देखता हूँ। बिकॉज आई एम सीटिंग इन द सीट, मैं उस जगह पे क्यों बैठा हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है वहां पर? मेरा कर्तव्य है कि जस्टिस करना, टू डिलीवर जस्टिस, है ना। तो मैं ये नहीं देखता हूँ कि अरे ये अमीर आदमी है, इससे मुझे कुछ फायदा मिलेगा, तो मैं इसको क्या करता हूँ, जस्टिस दे देता हूँ। और किसान से मुझे क्या मिलने वाला है? किसान तो मेरा वक्त जाया करेगा, साला किसान के पास कुछ भी नहीं होगा, तो मैं उसको जस्टिस नहीं करूंगा। अगर ऐसा मैं सोचूंगा तो मैं मेरे कर्तव्य के प्रति क्या कर रहा हूँ, मेरे कर्तव्य के प्रति मैं
बिल्कुल उसके खिलाफ जाके जो है मैं मेरे कर्तव्य को खरा नहीं उतरूंगा। मैं आई एम गोइंग अगेंस्ट माय ड्यूटीज, है ना। आई एम एक्चुअली नॉट फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स व्हिच आई एम सपोज्ड टू डू एज एन आईएएस ऑफिसर, है कि नहीं। इसीलिए दोस्तों मेरा बोलने का यही मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स जो है वो एक्ट करने की बात है ना, सिर्फ बात करने की बात नहीं। इसीलिए मैं यही चाहूंगा कि आप सभी जो है अपने अपने घर में जो है, अगर आपके पास ऑलरेडी ऐसी संविधान की किताब है तो बहुत ही सुंदर बात है, और मैं आपका सभी का जो है हार्दिक यहाँ पर अनुमोदन करना चाहूंगा, आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा और आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। अगर नहीं है तो तुरंत आप एक कल ही जो है आप जाके बाजार से किताब खरीद के ले आइए और उसको पढ़िए और उसको जानिए, कितनी सुंदर बातें उसमें लिखी है। और आप जानेंगे कि इसको जानने के बाद आप पहले वाले व्यक्ति नहीं रहेंगे। ओके, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के पहले और पढ़ने के बाद आप कंप्लीटली डिफरेंट आदमी बन जाएंगे, डिफरेंट व्यक्ति बन जाएंगे। ओके, इतनी ताकत इस केवल एक ग्रंथ में है दोस्तों। तो इसको हमको पढ़ना है और समझना भी है। तो समझने के लिए ही आज का सेशन है। तो यहाँ पे हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात थोड़ी सी करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि इसकी शुरुआत हुई है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे संविधानकर्ताओं ने कहा कि लोग जो है यहाँ पे बेसिक है, और लोग अपने प्रति ही अपने आप को जो है संविधान यहाँ का समर्पित करते हैं। वो वी आर अडॉप्टिंग ऑन दिस डे 26 नवंबर 1949, है ना, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और हम हमें को समर्पित करते हैं, है ना। We are adopting, so that date of adoption is 26 November 1949, and who have adopted? We the people, हम लोगों ने ही इसको अडॉप्ट किया है ना, and we are the one who will implement it in further. So उसके बाद क्या है कि भाई ये सॉवरेन है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, रिपब्लिकन, डेमोक्रेटिक, है ना, ये 5 शब्द यहाँ पे आते हैं। तो सॉवरेन का मतलब क्या है? सॉवरेन का मतलब हम अपने निर्णय खुद लेंगे, कोई हम तीसरा पार्टी इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। ओके, और सॉवरेन है तो ये लोगों के लिए सॉवरेन है, लोग ही होंगे यहाँ पे सार्वभौम, मतलब लोगों से ऊपर कोई नहीं होगा, है ना। इसलिए हम बोलते हैं कि राष्ट्रपति भी है तो उसको भी इम्पीचमेंट हो सकती है। राष्ट्रपति भी अगर कुछ गलत काम करे तो गलत काम नहीं कर सकते, not because he is holding office of president of India, he cannot go against the ethos of constitution. That is the power of constitution, है ना। He can be impeached. Even सुप्रीम कोर्ट के जो जज है, मतलब उसको बोलते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इवन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके खिलाफ भी इम्पीचमेंट दायर हो सकती है। और आप तो जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इज एक्चुअली इलेक्टेड गवर्नमेंट, वी हैव इलेक्टेड डेमोक्रेसी, वी हैव पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, है ना। पार्लियामेंट्री में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक फॉर्म में क्या होता है कि एक सदन होता है, मतलब जिसको हम बोलते हैं लोकसभा, एक है राज्यसभा। तो लोकसभा में जो हम लोग जो चुन के लोग आते हैं वो सभी जो है हम लोग चुनते हैं उनको, दे आर अवर रिप्रेजेंटेटिव्स, है कि नहीं। वो ऐसे नहीं कि खुद जाके मैं बैठूंगा वहां पे और पार्लियामेंट में चलाऊंगा एंड आई विल बिकम मिनिस्टर, आई विल बिकम प्राइम मिनिस्टर। नो, दे आर एक्चुअली इलेक्टेड बाय द पीपल, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल, है ना। वो हमारे ही जो है वो रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो हमारा ही जो मैंडेट है वो चलाते हैं वो, और हम जब तक उनको मैंडेट नहीं देते तब तक वो वहां पे जाके नहीं बैठ सकते। ओके, सो दैट वे दे आर एक्चुअली देयर। सो बेसिकली सॉवरेनिटी यही है कि पीपल आर सुप्रीम एंड नोबडी कैन इंटरफियर इनटू द डिसीजन मेकिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, है ना। फॉर एग्जांपल, अगर जम्मू कश्मीर में कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, ओके, तो जम्मू कश्मीर में डिस्प्यूट चल रहा है तो अमेरिका हमेशा बोलता है कि अरे वी आर रेडी टू इंटरफियर इन योर मैटर, है ना। अगर भारत पाकिस्तान दोनों को मिलकर अगर कुछ चीजें सुलझा नहीं सकते हैं तो आई एम रेडी, दे ऑलवेज ऑफर हेल्प, बट वी से नो, वी डोंट वांट योर हेल्प, एंड समटाइम दे वांटेड टू हेल्प और समटाइम वांटेड टू इंटरफियर विदाउट आवर विलिंगनेस, मतलब हम चाहते नहीं है तभी भी कभी कभी वो घुसने की कोशिश करते हैं। देन एट दैट टाइम वी से नो, स्टॉप देयर ओनली, because we are sovereign, we will take our own decisions. You are nobody to interfere in our internal matters, है ना। इस तरह से हम सॉवरेनिटी, इतनी बड़ी बात, मतलब इससे हमारे फॉरेन रिलेशंस जो है वो ऑलमोस्ट जो है सिक्योर हो गए, और हम लोग एक डोमिनियन थे तो
तो हम लोग इस सॉवरेनिटी की चीज से क्या हो गया, हम लोग एक कंट्री बन गए, हम लोग एक नेशन बन गए, है ना, नेशन स्टेट। तो इसलिए सॉवरेनिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोशलिस्ट, व्हाट इज सोशलिस्ट, व्हाट डू यू मीन बाय सोशलिस्ट? सोशलिस्ट मतलब क्या होना, मतलब यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि जितनी भी वेलफेयर वाली चीजें हैं यहाँ पे, बिकॉज बेसिकली वी आर अ वेलफेयर स्टेट। व्हाट इज वेलफेयर स्टेट? व्हाट डू यू मीन बाय वेलफेयर स्टेट? मतलब एक वेलफेयर को क्या बोलेंगे हिंदी में? कल्याणकारी, कल्याणकारी राज। यस, कल्याणकारी राज, कि भाई जिसमें प्रजा का कल्याण होगा। प्रजा का मतलब लोगों का कल्याण होगा, उनके नागरिकों का कल्याण होगा, और उनके कल्याण के लिए ही योजनाएं बनाई जाएंगी और इम्प्लीमेंट होगी। तो इस तरह से एक कल्याणकारी राज्य की नींव जो है इस संविधान ने रखी है। तो दोज ऑल प्रिंसिपल्स विच आर मीन्ड फॉर welfare of the people, they come under this socialist aspect. That's why they have mentioned this word particularly, that we should have this word, and by that mean we should devise our policy in such a way that they will have that इसका जो सोशलिस्ट का ब्लेंडिंग होगा उसमें, है ना। मतलब हम सारी, अभी क्या होगा कि फॉर एग्जांपल अभी हम लोग 91 के बाद पूरा ओपन इकोनॉमी हो गया हमारे यहाँ, बट डजंट मीन दैट हम जितनी भी पॉलिसीज बनाएंगे वो केवल कॉर्पोरेट्स के लिए ही बनाएंगे। नो, वी कांट डू दैट। आई मीन सम, कुछ लोगों को लगता है ऐसा बनाना चाहिए, कुछ लोग दे आर वेरी डेस्परेट टू मेक सच काइंड ऑफ पॉलिसीज, ओके, दे एक्चुअली वांटेड टू मेक दोस पॉलिसीज बट दे कांट। वो ऐसा नहीं कर सकते। व्हाई? बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट देम, कॉन्स्टिट्यूशन उनको मना करता है ऐसा करने से। वरना मित्रों अगर सोशलिस्ट ये वर्ड नहीं होता तो मार्क माय वर्ड्स, ये देश कुछ लोग जो है हमेशा कभी का बेच देते हैं। ये बेच के जो है इन लोगों को, वी आई मीन कॉमन लोगों का तो इतना बड़ा बुरा हाल होता आज कि वी कांट इवन, वी कुड नॉट हैव इवन इमेजिन दैट। ओके, सो दोज आर द थिंग्स, बट दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द वर्ड सोशलिस्ट, है ना, कि वो एंटर उसका संविधान में होने से कितनी बड़ी चीजें जो है यहाँ पर बदल गई, और कितनी सख्ती से गवर्नमेंट को जो है वेलफेयर जो है डिपार्टमेंट रखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल एशियन टाइम, मतलब थोड़ा पुराना टाइम में जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि लैंड रिफॉर्म्स, है ना, देयर वर लॉट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। व्हाई लैंड रिफॉर्म्स वर carried out? Only to realize this principles of socialism, है ना, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स को रियलाइज करने के लिए ही लैंड रिफॉर्म्स किए गए। वरना आप मानो, आप मतलब देखो कि गवर्नमेंट में बहुत सारे धनी लोग थे, जमींदारों का ही वर्चस्व था, उन्हीं को मोस्टली ऐसा बोला जाता है। एक स्कूल ऑफ थॉट ऐसी है कि वो बोलते हैं कि भाई जमींदारों को ही काफी हद तक रिप्रेजेंट करते थे उस समय के जो नेता है वो। तो मुझे बताओ कि जो वर्ग सत्ता में है और अपने ही लोगों के खिलाफ कोई पॉलिसी कैसे बना सकता है? नहीं बना सकता ना, है कि नहीं। मतलब how they will make or formulate policies against their interest itself, no, it is not possible actually. But due to this word socialist, they have to implement this kind of policies, and they have to redistribute the land which was unduly holded by a particular class called as zamindars, है ना। जमींदारों के पास मतलब कुछ बहुत ही कम, मैं बोलूंगा 5 या 10% ये लोग होंगे, 10% लोगों के पास 90% तक जमीन थी, है ना, और 90% लोगों के पास केवल 10% जमीन थी। तो ये बहुत ज्यादा क्या बोलेंगे उसको, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट की अगर हम बात करेंगे तो ये बहुत ही अनइवन था, है ना, ऐसे था, मतलब ओके, समझ रहे आप, ऐसे था। तो इसको कुछ हद तक ऐसा करने की कोशिश की, माना कि यहाँ तक पूरा लेवल नहीं आ पाया, जो धीरे धीरे आएगा, क्योंकि सोशल चेंजेस करने के लिए बहुत टाइम लगता है। देखो फॉर एग्जांपल अनटचेबिलिटी जाने के लिए कितने साल लगे, है ना। और मैं तो कहूंगा कि अभी भी हमारे कुछ लोगों के दिलों में, दिमाग में अभी भी है वो, अनफॉर्चुनेटली, है ना। कुछ हादसे ऐसे होते रहते हैं कि जिसको हम देख के बोलते अरे ये तो 2020 चल रहा है और फिर भी लोगों के दिमाग में ऐसी बातें हैं, ये गई क्यों नहीं। हालांकि उसके लिए कायदा है, कानून है, इवन संविधान ने भी आर्टिकल 17 के तहत, है ना, कलम 17 के तहत उसको कंप्लीटली एबॉलिश किया है, बट स्टिल हमारे दिमाग में, हमारे मन में जो है अभी तक वो चीजें हैं। तो सोशल चीजें जो है धीरे धीरे ही बदलती है, बट पॉलिटिकल चीजें देखो, इलेक्शन हो गया 5 साल बाद
गवर्नमेंट चेंज हो जाता है ना, होता है कि नहीं होता है। तो एक दिन में मतलब इलेक्शन हुआ और उसके बाद 2 दिन में रिजल्ट आ गया, जैसे बिहार में हो गया। गवर्नमेंट अभी मतलब वही है गवर्नमेंट, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि पॉलिटिकल चेंजेस आर क्विकली हैपन, बट social changes they take lot of time, then they happen slowly over the period of time, it will take their own time, okay। So इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भले ही लैंड रिफॉर्म्स के बाद भी हम ये नहीं बोल पाएंगे कि भाई जमींदारी पूरी तरह से चली गई है, या फिर लोगों के पास जो लैंडलेस पुअर थे, लैंडलेस लेबरर्स थे, ओके, लैंडलेस बोलेंगे किसान या मजदूर थे, या फिर जो मार्जिनलाइज्ड किसान थे, हमारे फार्मर्स थे, उनके पास बहुत सारी जमीनें हैं। आई एम नॉट क्लेमिंग दैट, बट आई एम ओनली टेलिंग यू दैट देयर वाज अ फेज which had to be carried out by the then government. Why? Because there is a clause called socialistic principles. इसीलिए मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से संविधान के प्रिंसिपल्स को हमको या फिर सत्ता में जो लोग हैं उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, वो उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी बन जाती है। क्या बन जाती है? संवैधानिक जिम्मेदारी, है ना। Hello, there is problem, network issue, I think. Okay, so Khartade sir is Khartade sir, hello. Anyway, so there is some internet issue, I think, and sorry friends, yeah. again I think there was some yes, issue yes, no issue. So No issue. काय हरकत नहीं. Because this Hyderabad, no, let me clear it. Because Hyderabad, 15-20 days back we experienced lot of floods. आपने सबने सुना होगा या पढ़ा होगा, हैदराबाद में बहुत फ्लड आया था। तो उसकी वजह से जो ये बेसिक इंटरनेट कनेक्शन से कहीं कहीं लूज हो गए, डैमेज हो गए। So that's why this frequent network failure. No issue. Please continue. So I am really sorry for that. Yes. So what I was telling you is इन लोगों को ये इम्प्लीमेंट करने पड़ते, उन्होंने किए। लैंड रिफॉर्म्स के बाद भी अब मैं जैसे सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स की बात करूंगा तो हम आते हैं कि विमेन्स की तरफ, है ना। अब विमेन भी एक समाज का एक बहुत अहम हिस्सा है, मैं तो कहूँगा 50% है ना, सभी एग्री करेंगे इस बात पे। बट विमेन्स की दशा क्या है भारत में? न उनके पास लिटरेसी है, न उनको अच्छी हेल्थ मिल सकती है, न उनको कोई उनके फंडामेंटल अधिकारों की कोई बात करता है, न उनके अत्याचारों के लिए कोई पुलिस स्टेशन या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस उनको सहायता करता है, जिसे सहायता करने की आवश्यकता है या उनसे एक्सपेक्टेशन है ना। तो महिलाओं को देखने का नजरिया जो है समाज में अच्छा नहीं है ना, उसमें सुधारना की, उसमें अमेंडमेंट्स की, और उसमें एक प्रगति की जरूरत है कि नहीं, ये मानेंगे कि नहीं बात। तो इसीलिए हमने क्या किया, फिर महिलाओं के लिए कुछ आरक्षण हमने गवर्नमेंट को जो है वो करना पड़ा कंसिडर कि नहीं हम 33% जो है महिलाओं को हमारे पार्लियामेंट में जो है आरक्षण देंगे, है ना। आज हमारी बहुत सारी महिलाएं जो पार्लियामेंट में जाती है, जो महिलाएं हमारा चूल्हा चौका संभालने से ही फुर्सत नहीं मिलती थी उनको, जो घर के बाहर जाने से भी डरती थी, आज वो पार्लियामेंट में जा रही है, वो भाषण कर रही है, वहाँ पे अपने मुद्दे, अपनी महिलाओं के सारे मुद्दे वहाँ पे जो है सबके सामने रख रही है, और उसके लिए जवाब मांग रही है गवर्नमेंट से कि ऐसा क्यों है बताओ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेमोक्रेसी में जवाब मांगना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, प्रश्न पूछना, यू हैव टू आस्क क्वेश्चन, व्हाई, ऐसा क्यों है भाई, है ना। दैट इज योर फंडामेंटल राइट फ्रेंड्स, ओके, ऑलवेज रिमेंबर। आप सब कुछ भूल जाओ, लेकिन ये बात सिर्फ याद रखो, क्या सवाल पूछना है आपको। डेमोक्रेसी में यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस। मैं बोलता हूँ यही एक बात अगर आपने मान ली और आप घर में चले गए तो आई एम मोस्ट हैप्पी। बाकी सब मेरी बातें जो मैंने 40-50 मिनट बोला सबको भूल जाओ, लेकिन ये बात आप बिल्कुल मत भूलना, डेमोक्रेसी में सवाल पूछना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट एक बात बताऊं, ये सवाल कौन पूछ सकता है? जिसको पता है, जो जानता है,
है ना, जिसने कुछ पढ़ा है ना। ऐसे उठ के आप सवाल पूछेंगे क्या? नहीं पूछ सकते। सवाल पूछने के लिए आपको पता होना चाहिए कि भाई किसके लिए सवाल पूछ रहे हैं, इश्यू क्या है। सवाल वही पूछता है जो जानता है, जो पढ़ता है। इसलिए मेरा यही कहना सभी से दोस्तों कि आप पढ़ो, आप जानो, और आप बिल्कुल जोर से जो है सवाल पूछो गवर्नमेंट से, हमसे सवाल पूछो। बोलो ये डीएम साहब ये क्या चल रहा है यहाँ पे, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, आप क्या कर रहे हैं। You ask question to your SP, you ask question to your collector, you ask question your MLA, you ask the questions to your MP कि यहाँ पे क्या हो रहा है। You ask questions your minister, chief minister, prime minister, everyone you ask. That is your fundamental right, friends. That is your fundamental right. But for that you have to learn, you have to read, you have to understand the things, है ना। तो जब तक आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, जब तक आप समझेंगे नहीं कॉम्प्लेक्सिटीज क्या है, तब तक आपको कोई सुनेगा नहीं, है ना। कोई कब सुनेगा आपको? जब आप पढ़े लिखे होंगे, जब आपको मालूम होगा व्हाई दे आर एक्चुअली ऑल रिपोर्टर्स का इतना ये क्यों होता है, वो इतना सबके सामने मतलब इतना ऐप से ठाट से क्यों बात कर सकते, बिकॉज दे रीड, दे नो। बट कुछ रिपोर्टर्स जो है वो अपनी पद का गलत इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हम बात नहीं करेंगे, ऐसे भी नहीं करना है हमको, गलत इस्तेमाल कुछ भी नहीं करना है, हमको बैलेंस रहना है ना। लेकिन सवाल जरूर पूछना है, व्यवस्था से सवाल पूछना आपका एक मूलभूत अधिकार है, और उसको जो अच्छे से निभाता है वही मैं कहूंगा कि एक सबसे संवेदनशील, सबसे सजग इस देश का नागरिक है। ओके, सो फ्रेंड्स, दिस इज वन थिंग। सो आफ्टर महिलाओं के बाद जो है हमारे जो फिजिकली चैलेंज्ड लोग हैं या डिफरेंटली एबल्ड आजकल उनको बोलते हैं, दिव्यांग लोग बोलते हैं, वो भी दे आर ऑल्सो एक्चुअली नॉट एट पार। उनको हम ऐसे थोड़ी बोलेंगे, दे आर एक्चुअली समवेयर एल्स। तो उनके लिए पॉलिसी बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? डेफिनेटली बननी चाहिए, बिकॉज ये जो गैप आ रहा है, ये गैप कैसे ब्रिज होगा, ये गैप कैसे भरेगा, है ना। अगर हमारा कोई भाई, कोई बहन जो है हमारी किसी वजह से जो है अपाहिज हो गई है, तो उनको बराबरी का मौका बिल्कुल मिलना चाहिए, है ना। मानते हैं इस बात को? तो इसीलिए दोस्तों ये बहुत जरूरी बन जाता है। और ये अगर सोशलिस्टिक प्रिंसिपल का क्लॉज नहीं होता तो दिव्यांगों के लिए इतनी सारी अच्छी स्कीमें नहीं बनती। फॉर एग्जांपल यूपीएससी में उनके लिए 3% जो है सीट्स रिजर्व है। ओके, सो 3% सीट्स रिजर्व होने के बाद आज मैं देखता हूं कि बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे हमारे मित्र जो है वो उस कैटेगरी से आ रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं सेवा में, है ना। एक मुझे लगता है कोई लड़की जो है 2016 बैच, वो तो टॉपर भी आई थी, ऑल इंडिया टॉपर, है ना, उनका नाम भूल गया, मंगेश जी को पता होगा। तो ऐसे हमारे दिव्यांग भाई बहन जो है वो अच्छे से कर पा रहे। क्यों कर पा रहे? बिकॉज ऑफ सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है कि नहीं। और ये हमारा कर्तव्य है, हमारे सारे इलेक्टेड लोगों का, सिलेक्टेड लोगों का, नॉमिनेटेड लोगों का, और जो भी गवर्नमेंट से फंड लेता हूं सभी का, कि भाई इनका पार्टिसिपेशन रहे, बराबर से रहे। बिकॉज डेमोक्रेटिक सेटअप में दोस्तों कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इक्वल पार्टिसिपेशन इज वेरी वेरी फंडामेंटल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज उसमें कुछ भी नहीं होगा। ओके, मतलब अब उसको डेमोक्रेसी नहीं बोलेंगे फिर। मतलब मान लो कि कोई 6 के 6, 7 के 7 लोग, कोई कमेटी में 7 लोग हैं या 7 लोगों की कमेटी है, और 7 के 7 लोग अगर किसी विशिष्ट समाज से है, ओके, तो क्या आप बोलेंगे कि वो कमेटी जो है वो न्याय करेगी बाकी के लोगों के साथ? मुझे उस पर संदेह रहेगा हमेशा। आई विल हैव रिजर्वेशंस अबाउट दैट कमिटीज intentions and committee's performance as well, है ना। डाउट तो क्रिएट होगा कि नहीं होगा? Why? Because it is not representative. Committee itself is not representative. प्रातिनिधिक नहीं है कमिटी। तो कमिटी को कैसे कहेंगे प्रातिनिधिक? उसमें सारे समाज के तबके का इक्वल रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करने के ही बाद हम बोल पाएंगे कि दैट कमिटी इज नाउ प्रॉपर कमिटी, इट रिप्रेजेंट्स ईच एंड all of us. Okay, and that's why we have to say that that committee might perform well. Okay, the committee might do the justice to the needy, है ना। या जिस किसी चीज के लिए वो कमेटी बनाई गई है उस चीज को वो कमेटी जो है वो न्याय करेगी, है कि नहीं। इसीलिए दोस्तों इक्वल पार्टिसिपेशन या प्रॉपर पार्टिसिपेशन या प्रोपोर्शनेट पार्टिसिपेशन, ये सारी चीजें अलग अलग है। प्रोपोर्शनेट मतलब क्या है कि जिस संख्या में, जिस अनुपात में आप हो उसी अनुपात में आपको मिलेगा, है ना। इक्वल पार्टिसिपेशन मतलब क्या है कि भाई महिलाएं अगर है
तो महिला अगर 50% है उनको आप 33 क्यों दे रहे हो, आपको 50 दे दो उसको। तो हमारे लोकल बॉडी में 50% है रिजर्वेशन, है कि नहीं। तो उनको हमने बोल दिया कि भाई आप 50% ले लो, बिकॉज यू आर 50% ऑफ द सोसाइटी, है ना। अब हमारे दिव्यांग भाई बहन जो है जिस अनुपात में है उसी अनुपात में हमने उनको देने की कोशिश की है। तो ये सारे हम इंश्योर, हमारे SC/ST भाई बहन जो है उनको भी हमने 16%, 7%, 8% जो भी होगा उनका हमने देने की कोशिश की। हमारे OBC भाई बहन को भी हमने ऐसा किया है। तो इसका मतलब क्या कि समाज के सारे तबकों को हमने क्या किया, इंश्योर किया कि वो उस गवर्नमेंट पॉलिसी में जो है सहयोग दे, अपना प्रतिनिधित्व, यस, उनके भी समस्याओं को सुना जाएगा, है ना। भाई पार्टिसिपेशन इज इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई आदिवासी जिला है, मान लो हमारे महाराष्ट्र में गढ़चिरोली आप सब जानते हैं, है ना, आदिवासी जिला, नंदुरबार है, हमारे तेलंगाना खम्मम है, आदिलाबाद जिला है, ओके। तो वहां पे जो, जैसे मैं एक खुद POITDA था, आई वाज प्रोजेक्ट ऑफिसर। ITDA मतलब इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट अथॉरिटी का मैं PO था, और मेरे पास 37 तालुके थे, मतलब 37 तालुक्स आई वाज सुपरवाइजिंग। मैं था भद्राचलम में। तो भद्राचलम इज पार्ट ऑफ खम्मम, रस्टफाइल खम्मम। अभी वो भद्राद्री नया जिला बनाया है तो उसका एक पार्ट हो गया। तो भद्राचलम का जब मैं POITDA था और 37 मेरे पास डिस्ट्रिक्ट थे, तो सॉरी 37 मंडल थे, मंडल को हम लोग मतलब तालुका को हम लोग मंडल बोलते हैं यहाँ पे। तो वो 37 मंडल में मैंने इंश्योर किया, मतलब हमने कोशिश की कि भाई सारे आदिवासियों को, और वहाँ पे अलग अलग 3-4 ये है, जैसे कि कोया है, गुत्ती कोया है और लंबाड़ा है, ओके। बहुत कम संख्या में गोंड है बेसिकली गोंड आर इन महाराष्ट्र, और वही बॉर्डरिंग एरियाज, बॉर्डरिंग टू महाराष्ट्र। सो मैं मेरी स्टेट की बात कर रहा हूँ, तेलंगाना की। तो वहाँ पे बट मेरे ज्यूरिडिक्शन में प्रिडोमिनेटली कोया थे और गुत्ती कोया थे और कुछ लंबाड़ा भी थे। तो आई हैड टू इंश्योर कि भाई इन सभी को जो है इनके लैंड सुरक्षित रहे, इनके लैंड्स में कोई कोई नॉन ट्राइब जो है इसको ना खरीद ले, इनको ना बेदखल कर दे, है ना, ओके। डोमिनेंट कास्ट को ना बेदखल कर दे, और इनके लिए जो स्कीम्स है वो उन्हीं को मिले, है कि नहीं, इसको भी इंश्योर करना है। गवर्नमेंट से 300 करोड़ का फंड आता था, तो 300 करोड़ हमको इनको डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो 300 करोड़ रुपए प्रॉपर खर्च हो इन्हीं पे, ये देखना जो है मेरा काम था। तो इस तरह से मैंने फिर वहां पे बैठ के क्या किया, व्हाट आई डिड, आई हैव टू एंश्योर दैट जस्टिस इज डन टू द पीपल विच आर मींट फॉर, है ना, जो जिसके लिए चीज बनी है वो चीज उनके पास जाए, यही हमारा काम है, और क्या काम है हमारा, है कि नहीं। तो दैट इज व्हाई वी आर हियर। सो यही हमारा, जब आप सीट अज्यूम करते हैं, आप सीट पे बैठते हैं, तो आप भूल जाओ कि आप कौन हो। आप ये देखो कि यू आर अज्यूमिंग दैट सीट मींस यू आर ऑफिसर, एंड आप फिर कोई नहीं हो, आप हिंदू नहीं हो, आप मुस्लिम नहीं हो, आप बुद्धिस्ट नहीं हो, आप जैन नहीं हो, आप सिख नहीं हो, आप कोई नहीं हो, आप ओनली इंडियन हो, है ना। और आप उस चेयर को जो रिप्रेजेंट कर रहे हो उसके एक आप रखवालदार हो, बस, और कुछ नहीं। क्योंकि 1 साल बाद आपका तबादला हो जाएगा और कोई आएगा बंदा वहां पे, वो सीट आपको परमानेंट नहीं मिली है ना। जैसा बुद्धा बोलते हैं, इस दुनिया में परमानेंट कुछ भी नहीं है, आपकी सीट भी नहीं है, आपको कभी कभी रिटायर होना ही है कि नहीं, ट्रांसफर तो होते ही रहता है। सो एवरीथिंग, बट वी हैव टू एंश्योर दैट जब तक आप वहां पे हो, आप एंश्योर करो कि यू आर डूइंग जस्टिस। खत्म, एक ही बात करनी है, क्या करनी है, जस्टिस करना है आपको। The moment you ensure that the justice is done, your job is done, आपका काम हो गया, आपने काम कर दिया। इसके लिए आपको प्रशस्ति मिलेगी, इसके लिए आपको शाबाशी मिलेगी, इसके लिए आपको पेपर में आपके फोटो आएंगे, आपके बारे में अच्छा लिखा जाएगा, ओके। और आपको बहुत सारे, आपने जो लाखों आपके जो ट्राइब आदिवासी भाई बहन आपको दुआ देंगे, वो अलग से, है ना। और आपको अच्छे से रात में नींद आएगी, वो भी अच्छे से अलग बात है। तो दोस्तों ये सब IAS बन के, IPS बन के, या किसी भी आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाओ, ये बनने के बाद, करने के बाद आपको इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को आगे लेके जाना है, ओके। मैं ये बताने वाला था आपको कि किस तरह से सोशलिस्टिक प्रिंसिपल हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं ग्राउंड लेवल पे, है ना। अब आगे बढ़ते हैं कि सेक्युलर। अब भारत जो है वो एक सेक्युलर कंट्री, मतलब क्या कि यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी धर्म के लोग आपको मिलेंगे, ऑलमोस्ट सभी धर्म के, मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तो है ही, बुद्धिस्ट है, जैन है, फिर यहाँ पे पारसी है, यहूदी है ना, इवन आई मीन यहूदी मतलब जू है, ओके। सभी तरह के, और अथेइस्ट भी लोग जो धर्म को नहीं मानते वो लोग भी यहाँ, है कि नहीं।
तो ये भारत की ट्रेडिशन रही है। तो इसी ट्रेडिशन के चलते हम लोग एक इंश्योर करते हैं एज ए गवर्नमेंट कि भाई यहाँ पे सभी धर्मों को प्रॉपर जो है प्रोटेक्शन तो मिले ही, उन सभी धर्मों को ग्रो करने के लिए भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, है ना। ऐसा नहीं कि भाई कोई डोमिनेंट धर्म है तो उसको हम ज्यादा दे रहे हैं, किसी को हम लोग थ्रेट कर रहे हैं। नो, दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड एक्चुअली। अगर ये हो रहा है तो गलत हो रहा है ना। अगर ये हो भी रहा है दैट इज रॉन्ग, वी शुड अपोज दैट। और ये बोलो कि भाई व्हाट इज गोइंग ऑन, दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड इन कंट्री लाइक इंडिया, बिकॉज वी आर सेक्युलर। व्हाट वी आर सेक्युलर, okay. So secular means what? We have to treat equally each and everyone, and we have to ensure that all the religions will thrive equally and they will get equal level playing platform. That's it. That is your job, that is your duty. इसलिए हम लोग ईद के टाइम पे हम लोग प्रोटेक्शन देते हैं। हम लोग देखते कि भाई इनका जो भी अच्छे से हो। हम गणपति के टाइम भी हम देखते कि भाई इनका कोई हंगामा ना हो, यहाँ पे इनको करने दिया जाए। पेंडल के लिए हम हमारे पास आते हैं ना, परमिशन चाहिए साहब, ठीक है भाई ले लो परमिशन, लेकिन अच्छे से करो, शांति से करो, है कि नहीं। कोई और प्रोसेशन होता है यहूदियों का, ज्यूरिस्टिस्ट लोगों का, पारसियों का, जैन लोगों का, बुद्धिस्ट लोगों का, तो हम लोग उनको अलाउ करते हैं। अलाउ ही करना है, लेकिन देखना है कि भाई ये शांति से हो, है ना। इसलिए यहाँ पे काफी सारे ट्रस्ट बने हैं, है कि नहीं। माइनॉरिटीज वेलफेयर ट्रस्ट है यहाँ पर, हज कमेटी है ना, वक्फ बोर्ड है, और फिर मंदिर के भी ट्रस्ट बनते हैं, है ना। इसके लिए गवर्नमेंट भी कुछ हद तक फंडिंग करता है और देखता है कि भाई ये सब जो धर्म है, यहाँ की जो विरासत है वो चले अच्छे से, लेकिन शांति और अमन बना रहे। दिस इज द बेसिक थिंग, ओके। देन सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अभी आते हैं यहाँ पे। व्हाट इज डेमोक्रेसी? एज आई टोल्ड यू, डेमोक्रेसी इज पीपल्स पार्टिसिपेशन, खत्म, और कुछ भी नहीं। डेमोक्रेसी नथिंग एल्स, and that is you and me, if we are participating and we are having a say in it कि भाई ये करो और ये नहीं करो। अगर हम ऐसा बोल सकते हैं then it is democracy। अगर आप बिल्कुल नहीं बोल सकते it is not democracy। सिंपल है, इसको ज्यादा मतलब it is not a rocket science कि आप इसको बिल्कुल डिसाइफर करो। एकदम सिंपल तरीके से समझना है तो डेमोक्रेसी मीन्स it is the basically participation of people, and after participation they have a say। उनको बोलने का हक होता है, उनको बोलने की गुंजाइश होती है कि भाई ये सही है, ये गलत है, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं। ऐसा नहीं कि डेमोक्रेसी में भाई तू मेरे खिलाफ बोल रहा है तो तू चुप बैठ, या मैं तुम्हें चुप बिठाऊंगा। अगर ऐसा कोई करता है तो वो डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। डेमोक्रेसी में हम लोग इंश्योर करते हैं कि हमारे खिलाफ भी कोई बोले तो उसको बोलने दिया जाए, है ना। इसलिए हम बोलते हैं ना कि भाई, किसने बोला था, एरिस्टोटल ने बोला था कि भाई I do not agree with you, but I will fight till my death for your right of expression, है ना। कितनी बड़ी बात बोली इसने कि भाई मैं तुम्हारे बातों से सहमत तो नहीं हूं, लेकिन तुम्हें बोलने का बिल्कुल पूरा हक है, पूरी आजादी है, और तुम्हारे इस हक के लिए मैं उम्र भर, जिंदगी भर लड़ूंगा। That is democracy, that is basic principle of democracy, that we have to understand, okay। And in country like India, where there are lots and lots of different opinions living and staying together since ages, आज से नहीं, सदियों से लोग रह रहे हैं यहाँ पर, है ना। आप you just imagine Mohenjo-daro and Harappa times, now I mean 5,000 years back, है ना। We are Hello. So there is again network issue. So Kalicharan Khartade sir is discussing the philosophy of Indian Constitution, जो sorry again friends, so I was telling that democracy में हम लोग हाँ, yes पार्टिसिपेशन इंश्योर करते हैं, और उसके बोलने के हक को भी हम लोग उसको जो है प्रोटेक्ट करते हैं उसको, है ना। दैट इज व्हाट वी कॉल है।
Hello. Okay, so are you there? Yes. We need to wait for a while. And here in this session, just जब तक सर कनेक्ट नहीं होते तब तक मैं तो अभी बात कहूंगा ही हमारे हेलो यस मंगेश जी, हाँ हाँ क्या आप यस सुन पा रहे प्लीज हैं? कंटिन्यू प्लीज मैं कंटिन्यू एक 5-10 मिनट्स में मैं वाइंड अप करूंगा इसको. आई थिंक वी आर एक्चुअली एक्सटेंडिंग अ लिटिल बिट, सो no issue. so I will not take more than 5-10 minutes, yeah, because the constitution is such a lovely topic, and it's such a vast topic that one session will not be definitely suffice. So we need multiple sessions and lot of long hours to Yes, yes, talk, to discuss, to deliberate, yeah. So I will just we are having take I will not take more than Please 5-10 continue. minutes, and I will wind up. So yeah, so I was telling regarding this democracy. So this is the two fundamental basic principles of democracy. That one, you have to ensure that there is a proper participation. Secondly, you have to maintain, you have to protect the right of freedom of expression. Khatam. है ना? Nothing else. Okay. So this is what democracy is basically means, and we all should act according to the democratic principle. This is very, very important. Okay. Always remember that you are living in a democratic country. So be proud Indian. गर्व से कहो कि yes, you are Indian. Why? Because you are living in a democratic country. There are many countries in the world. There is no democracy. There is no world of democracy. आपने कुछ बोल दिया तो आपकी गर्दन काट देंगे, आपको गोली मार देंगे, खत्म कर देंगे आपको. There are such some countries even in 2020. Okay, such a horrible. So, hello, हाँ. Are you there? Now is it okay? Is it okay? Am I audible? Yes. Yeah. Okay. So Yeah. after democracy, now this is we will move to republic. Yes. Okay. So what in my republic? Republic means nothing else but your head of the state is elected. है ना? He's not somebody who is like a queen or prince or a king. No, we have elected person who is sitting in the office as head of the state. Our president is elected, although it is elected in a very, you all know it's a very complicated process to elect the president, but still it is elected. The basic thing is that it is elected. It's very important. So why? Because we have to make it republic, means again public. It should be the public's will, which is supreme. है ना? Public's will is supreme. Public will decide. Public will monitor. Public will have a mandate. Public only will oblige, and public only will decide their own wishes, their own principles, their own welfare. Okay, so that's why we are republic here. So by way of electing the head of the state, which is president in our country, we are republic. Okay, so basically friends, these are the 5 words. I think I tried to elaborate them. I don't know how I did, but I tried to do that. Then let us come to next important thing, which is justice. Okay, justice is, as I mentioned in the constitution or preamble of the constitution, is justice, political, social and economic, है ना? So not only political justice, मतलब क्या कि भाई आप अगर politically everyone is having right to vote, है ना? I mean ये इसके लिए भी बहुत deliberation हुआ था Constituent Assembly में कि भाई केवल अमीरों को देते हैं
या फिर जो इनकम टैक्स भरते हैं उन्हीं को देते हैं, या फिर उन्हीं को देते हैं जो पढ़े लिखे हैं? नो, बाबा साहब सेड नो, एवरीवन। ओके, इट विल बी अ अडल्ट फ्रेंचाइजी, खत्म। जो अडल्ट है वो सब वोट करेंगे, है ना। तो अभी यहाँ पे हम लोग वही है, मतलब 18 ईयर्स हो गए, यू आर हैविंग अ राइट टू वोट, यू आर हैविंग अ राइट to elect your own representative. This is a huge right, friends. This is a huge power. You are, I mean, equipped by constitution and constitutional makers. This is a wonderful thing that we have in our democracy. Okay, we should always have respect for that. We should salute the person and the constitutional makers for this. This is a very, very fundamental thing, very innovative thing, very basic, yet it's a master stroke, I would say. It is a master stroke. Okay, because in India there are a lot of social issues, and we have illiteracy, we have unemployment, we have caste, we have religious hatred, we have religious clashes, civil wars, and we have this n number of complexities which have been coming since last 5,000 or more years. And that's why India is very, very different. We can't compare this country with any country in the world. We are unique, we are all different. Okay, so that's why our problems and our setups and our solutions will be different, naturally, isn't it? So Baba Saheb suggested that no, we should have adult franchise. That's it. 18 years, you're ready to vote, है ना. So such a wonderful power we have. So ये है एक तरीका कि आपको पॉलिटिकली इक्वल कर दिया उन्होंने, जस्टिस दे दिया, है कि नहीं. और कोई भी यहाँ पे कंटेस्ट कर सकता है इलेक्शन. If you are 25 years of age, you can contest लोकसभा इलेक्शन. ओके, इसके लिए आपको पार्टी की तरफ जाने की जरूरत नहीं. If somebody wanted to elect, he thinks that I am different from any political party and I have that power to change, then he can. उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट, है कि नहीं, ऐसा. उसके बाद जो है इकोनॉमिक और सोशल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अनटिल अनलेस हमारे भारत में, हमारे देश में सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी, जस्टिस नहीं होगा, ओके, तब तक जो है ये डेमोक्रेसी केवल पॉलिटिकली रहेगी और ये बिल्कुल नीचे तक रिसेगी नहीं. और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स को जो एक चेंज चाहिए था, जो एक सपना लेके वो चल रहे थे कि भाई भारत हम लोग ऐसा बनाएंगे, भारत को समृद्ध बनाएंगे, भारत को बलशाली बनाएंगे, भारत को एक महासत्ता बनाएंगे, वो उनका सपना जो है तब तक नहीं पूरा होगा जब तक कि सोशल, सामाजिक और आर्थिक न्याय की बातें यहाँ पे होगी नहीं और यहाँ पे वो चीज इंप्लीमेंट नहीं होगी, है ना. तो सामाजिक न्याय के लिए क्या हो रहा है? सामाजिक न्याय के लिए हम लोग, जैसे मैंने बोला कि हमारे सारे लोगों के लिए जो SC ST वीकर सेक्शन से है, उन सब के लिए डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स है, उसके हिसाब से जो है सामाजिक न्याय की बात यहाँ पे हो रही है. रिजर्वेशन है ना, इसको बोलते हैं अफर्मेटिव एक्शन, है कि नहीं. रिजर्वेशन, कोटा सिस्टम जो इज पार्ट ऑफ सोशल जस्टिस, नथिंग बट सोशल जस्टिस, है कि नहीं. और इकोनॉमिक जस्टिस के लिए क्या है कि भाई वीकर सेक्शन के लिए कुछ सुविधाएं, आर्थिक सुविधाएं दे दी जाए. ओके, तो उनके लिए कुछ ऐसी गुंजाइश कर दी जाए जिससे, फॉर एग्जांपल विडोज के लिए कुछ भत्ता देती है गवर्नमेंट. ओके, हमारे यहाँ बहुत सारी महिलाएं जो विडो है, और जो फिर ओल्ड एज पेंशन है, हमारे स्टेट में भी है, महाराष्ट्र में भी होगा. ओके, फिर उसके लिए जो है किसी के लिए जो है इंदिरा आवास योजना थी पहले, है ना, कि जो भाई जो बेघर लोग हैं उनके लिए घरों का प्रावधान था, है ना. मनरेगा है, ऐसी चीजें जो है जो यहाँ पे इकोनॉमिक जिसको जो है जस्टिस लाने की कोशिश हम लोग करते हैं. मनरेगा में हम वही करते हैं, है ना, कि भाई इंश्योर करते हैं कि भाई इनको 200 दिनों तक जो है एक रोजगार मिले, जो कंटिन्यूअस सस्टेनेबल रोजगार हो, जिससे उसकी फैमिली जो है उसको अच्छे से परवरिश हो सके, उनकी मिनिमम बेसिक स्टैंडर्ड जो है उसकी फैमिली को मिले, है कि नहीं. यही तो बात होती है. तो दोस्तों ये है, ये बहुत जरूरी होता है और इसको समझना, इसको जानना जो है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन देयर इज द फ्रेटर्निटी एंड देन देयर इज द इक्वालिटी. ओके, fraternity, let us talk about that first, then equality. But basically in preamble, equality comes first and fraternity later, but I am taking fraternity first here. So fraternity, what is fraternity? भ्रातृभाव, भाईचारा, बंधू भाव असणे, मराठीत सांगितलं, सॉरी. भ्रातृभाव मतलब, भाईचारा मतलब क्या कि भाई भाई की भावना होना, भाई बहन की भावना होना, बहन बहन का जो प्यार है वो होना, है ना, कि भाई आप एक दूसरे को जो है वो भाई की नजरों से देखिए, अपने भाई या बहन की नजरों से देखिए, सो दैट
you will grow as a country, you will go as citizens together, and you will feel that Indianness together feel करना बहुत जरूरी है यहाँ पर, है ना? टुगेदर हम फील कर रहे हैं, until unless हम लोग टुगेदर फील नहीं करेंगे, we won't be able to solve our issues together, है ना? उनको चाहिए था कि भाई टुगेदर चीजें हो, मतलब यहाँ पे सिख भी बैठ रहा है, मुस्लिम भी बैठ रहा है, हिंदू बैठ रहा है, क्रिश्चियन बैठ रहा है, तुम्हारा जो है बुद्धिस्ट भी बैठ रहा है, जैन भी बैठ रहा है, महिला भी बैठ रही है, कोई दिव्यांग अपना भाई भी बैठ रहा है, एससी बैठ रहा है, एसटी बैठ रहा है, ओबीसी बैठ रहा है, सब बैठ रहे हैं और सब लोग विकास की बातें कर रहे हैं, देन वी कैन कॉल इट एज फ्रेटर्निटी इन रियलिटी, है ना? अदरवाइज केवल किताबों में है तो कोई मतलब नहीं उसका, केवल कॉन्स्टिट्यूशन के पन्नों में तो कोई मतलब नहीं इसका। तो इसको हमको बचपन से ही जो है वो इसको डेवलप करना है। इसलिए हमारी जो किताबों में जो प्रार्थना होती है कि सारे भारतीय माझे बंधुनी भगिनी आहेत, है की नाही, अशी काही प्रार्थना होती आपल्याला, आम्हाला ते तुम्हाला ऐकणे माहित नाही. तर basically this was the principle behind that word fraternity. Then let us come quickly to equality. Equality is all right, samanta. I mean, this is actually a very varied word. Even on equality, we can take a lot of sessions. I think Mangesh will agree for that. So equality, what is equality? Equality is nothing but that it will make you feel you are equal. You are not lesser than anybody, or you are not above anybody. You are equal. You all are equal. Equal, though you have different backgrounds, though you have a different way of life, though you have different religions to follow, though you have different beliefs, though your sex is different, though your race is different, though you speak a different language, though you live in a different state, though you live in a different district, okay, though you live and preach for a different thing, but still you all are equal. Why? Because you're Indian. Okay, that is the beauty. That is the beauty. So feeling the oneness, feeling that equal, no less, no more, and that makes you a real Indian. So that is what our constitutional makers wanted to achieve. So I think I will stop here, Mangesh ji. I think Yeah. I have done a lot. I mean, No, that is wonderful. That is whatever you are explaining nicely. आपने जो भी एक्सप्लेन किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये है जो बातें हैं एक यंग और डायनेमिक आईएएस ऑफिसर के मुंह से आ रही है, जबान से आ रही है, तो वो प्रशासन का एक्सपीरियंस है, और जो प्रशासन में जो काम व्यक्ति करता है एक अच्छे तौर पे, तो उसके मुंह से आ रही है तो वो ज्यादा अच्छी लगती है. So basically, it's a wonderful explanation of and interpretation of all those words which have enshrined in the Constitution of India, that is in preamble. So Kalicharan Khartade, my friend, and togetherly we were in UPSC Civil Services mains examination. Okay, so we were together for those days. And now who is seated at Telangana cadre and working with the biodiversity department of Telangana state. So just now he talked about Indian Constitution, and basically he explained the very words of preamble of Indian Constitution. अभी कालीचरण खरतड़े जी ने यहाँ पे जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात की है भारतीय संविधान के प्रारूप के बारे में, तो आप लोगों ने उनकी बातें सुनी. वी द पीपल ऑफ इंडिया से उन्होंने स्टार्ट किया था, और वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉल्मन रिजल्ट, यहाँ से हमारा प्रीएम्बल प्रारूप शुरू होता है. और लास्ट में जो है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 26 नवंबर 1949 को हमने इस संविधान को एडॉप्ट किया था, एनैक्ट किया था, और हमारे प्रति हमने उसको दिया था. सो एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन. सो और इन बिटवीन जो ये बातें हैं जिसमें सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और उसके साथ ही सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस, फिर लिबर्टी है, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी एंड फ्रेटर्निटी. सो ये सारे जो शब्द है उसको हमारे बंधु, मेरे जो दोस्त है उन्होंने बहुत ही यस नाइसली एक्सप्लेन किया है. अभी कंक्लूजन आप कर दीजिए, एंड देन वी कंक्लूड दिस सेशन, एंटायर सेशन, टुडे सेशन. Yes.
हाँ, हेलो। तो अभी हम एक 5 मिनट में इस सेशन को, आज के सेशन को जो है कंक्लूड करेंगे। कल का जो हमारा जो सेशन है वो आगे चलेगा। शार्प 9 PM को हम स्टार्ट करेंगे रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स स्पेसिफिकली। सो उस सेशन को मैं खुद एक्सप्लेन करने वाला हूँ विथ अ प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मूलभूत अधिकार जो है हमारे भारतीय संविधान ने जो दिए हुए मूलभूत अधिकार जो है, तो उसके बारे में, और उसका जो अभी भारत में जो सिनेरियो है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, तो काफ़ी सारी एप्लीकेबल जो बातें जो है, तो उसके बारे में मैं अपनी बात रखूँगा। सारा कुछ जो शेड्यूल है इन 8 दिनों का, वो मैंने जो रजिस्टर्ड मेंबर्स थे उनके व्हाट्सएप पे मैंने भेज दिया है ऑलरेडी। सो आप लोग उसके हिसाब से शार्प 9 PM को जो है कल आप अटेंड कीजिए। कालीचरण खरतड़े जी ज्वाइन हुए हैं फिर से। Yeah, Mangesh ji, thank you. I will just conclude in 1 minute because Yes, there yes. is a lot of interruptions. I am really sorry for that. No issue. I can't But help that it. this is a very practical and very important session. Whatever you have discussed and interpreted. Yeah. So that So is with your Mangesh ji, I practically. hope that participants might have enjoyed and might have got different outlook or different perspective through my session. And I really once again I thank to you, especially for inviting me and allowing me to sharing my little knowledge experience with all of you. It's really wonderful to be here, and I really thank each and everyone who all have participated. And I wanted to take your leave. My dinner is still pending. My family is waiting for that. So thank you very much. And once again, I wish everyone, one and all, a very happy Constitution Day. Thank you. I take leave. Thank you. Thanks a lot, dear. Thanks a lot, dear. Okay. Thank you. Very much. Thank you. Yeah. And we shall talk later on. Okay. Take care. Bye bye. Good night, everyone. Good night. Yeah. Good night. So just we are concluding this session over here. हमारा आज का जो सेशन है हम यही समाप्त करते हैं। मैंने जैसे अभी कहा है, काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स, काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी सारे स्टेट से इस सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन किया था। आई होप कि कुछ लोग शायद कल ज़्यादा तादाद में ज्वाइन होंगे, क्योंकि आज दिन भर मेरे ख्याल से काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हर जगह पे थे और काफ़ी सारे लोगों ने ये प्रियम्बल का एक्सप्लेनेशन भी सुना होगा। आप में से भी काफ़ी सारे लोगों ने, तो काफ़ी लोगों को वही लगता है कि चलो बार-बार क्या उसी चीज़ को क्या सुना जाए। तो हो सकता है कि इवनिंग के इस आज के सेशन में कम पार्टिसिपेंट है, बट कल का जो सेशन रहेगा और इसके बाद के भी जो सेशन रहेंगे, जैसे हमारे साथ अभी इस सेशन में नागपाल लोकरे सर यहाँ पे है। उनकी बच्ची जो है तन्वी, जो बहुत ही कम उम्र से यूपीएससी सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रही है और वो मेरी स्टूडेंट है, अभी मेरी स्टूडेंट बन चुकी है संबोधि आईएएस एकेडमी के। शी इज इन 9th स्टैंडर्ड ओनली, बट शी इज स्टडीइंग फॉर सिविल सर्विसेज राइट फ्रॉम द 9th स्टैंडर्ड। सो नागपाल लोकरे सर ये डेप्यूटी डायरेक्टर है अपेडा में और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में। वो अभी फिलहाल तेलंगाना में ही पोस्टेड है, हैदराबाद में। तो उनका भी एक सेशन रहने वाला है इसी लेक्चर सीरीज में। डॉक्टर हेमंत त्रिपुरे जो सोलापुर के कमिश्नर है, प्रोविडेंट फंड में रीजनल कमिश्नर, उनका एक सेशन रहेगा। डॉक्टर किशोर मानकर जो कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट है नागपुर रीजन के, उनका एक सेशन रहेगा। फिर हमारे एक दोस्त है सुभाष जी, कर्नाटका गवर्नमेंट में ऑफिसर है, तो उनका भी एक सेशन रहेगा। तो काफ़ी सारे लोगों के सेशन रहेंगे। सो गुड नाइट ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। सभी लोगों ने अपना कीमती समय यहाँ पे दिया है, तो मैं सबका शुक्रगुजार हूँ और शुभ रात्रि के साथ मैं आपकी विदा लेता हूँ। धन्यवाद। कल हम फिर से 9 बजे मिलेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड नाइट।